Hello everyone. Today we will be studying about Robert Clive. तो we have studied about Governors General of British East India Company. ठीक है, तो उसमें हमने सबसे पहले ये चीज़ पढ़ी थी कि सबसे पहले जो अपॉइंट किए गए थे उनको हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलते थे। उसके बाद 1833 का जो एक्ट आया उसके बाद से हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलने लगे, ब्रिटिश इंडिया। नाउ वी आर स्टडिंग रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, जो बंगाल से भी पहले जिन्होंने बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के थ्रू ही बंगाल पे कंट्रोल आया था पूरा, वहाँ की दीवानी उनको मिल गई थी और वो दीवानी के थ्रू वो पॉलिटिकल अफेयर्स में भी इंटरफेयर करने लगे थे। फाइन, तो सबसे पहला जो वॉर था, जो बैटल था, वो बैटल ऑफ प्लासी था, जिसको किसने लीड किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल जिनके थ्रू टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ था। तो वी विल स्टडी अबाउट हिम, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट अन अकेडमी ब्रिंग्स यू द प्राइस हाइक अलर्ट, सो दैट व्हेन you are going for the subscription you could get it before the price hike. Fine, you can use the code SIMPLEYT, that is at SIMPLEYT. This will get you a discount of 10%. So go for the subscription on an academy and you can get more and more benefit from there. So an academy's Aspire program is already known to you. This is an all India free mock test for all the civil service aspirants. जो पेपर का पैटर्न होगा वो जीएस पेपर के जैसा ही होगा, ठीक है, जो हम प्रीलिम्स का पेपर देते हैं उसी के पैटर्न के बेसिस पे ये वाला टेस्ट भी होने वाला है. नाउ द डेट्स वुड बी 10th and 25th of every month. You can enroll for it and give it ऑन 25th of October. 10 बजे ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा. अगर आपसे महीने में एक डेट छूट रही है, जैसे 10 अगर छूट गई तो आप 25th को भी एग्ज़ाम दे सकते हैं. फाइन, तो 2 बार ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा इन अ मंथ. नाउ द स्टूडेंट्स हु विल बी एबल टू score good marks and they would be under top 50, then they can get exciting prizes and scholarships from an academy. जो top 1 to 3 होंगे उनके लिए फ्री सब्सक्रिप्शन होगा, और उनके अलावा जो top 50 में जितने भी लोग होंगे उनके लिए scholarships और exciting prizes हैं from an academy. You can go and enroll for this test by clicking the links that are given in the description. Okay, now an academy has come up with the 3 different kinds of courses, इसलिए जिससे कि आपको कोई भी लिंग्विस्टिक बैरियर फेस ना करना पड़े. आपको जो भी लैंग्वेज में सीखना है, ठीक है, आप उसमें सीख सकते हैं. अगर आप तैयारी हिंदी में करना चाहते हैं तो आपके लिए हिंदी के बैचेस हैं, आप हिंदी के कोर्स कर सकते हैं. उसमें आपको जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी वो हिंदी में ही होंगी. लेक्चर्स, द टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वीडियोज़, एवरीथिंग, ठीक है, क्वेरीज आपकी हिंदी में ही सॉल्व की. एवरीथिंग वुड बी अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. Then if you are comfortable in English, then you can go for English batches. There you will be getting the lessons in English, the study material, the test series, everything would be in English. Fine, basically the mode of instruction would be English. Then if you are comfortable in English as well as Hindi, तो आप बाइलिंगुअल कोर्सेज को चूज़ कर सकते हैं. वहाँ पे आपको दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाएगा. फाइन, आपको जिस भी भाषा में समझ आता है आप उसमें समझ सकते हैं. फाइन, जो भी भाषा में आप बेटर प्रिपरेशन स्टार्ट, यू कैन हैव बेटर एसेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, आप उस भाषा में समझ सकते हैं उसको. So these batches have already started from 5th of October. You can get the subscription on Unacademy and join the classes. Now the subscription that you are going to get on Unacademy is the only a one way to get unlimited benefits from Unacademy. Okay, I know you all are already using the Unacademy app and obviously you all will be getting so many benefits, but other than that, if you are getting the subscription, and this will increase your comprehensive preparation,
ठीक है, आप जो प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं उसको इन्हेंस करने के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन लेते ही जो बेनिफिट्स है वो हैं, आप अपने घर से बैठे बैठे जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे लेसन्स ले सकते हैं, उनसे लाइव लेक्चर्स ले सकते हैं। फाइन, इट वुड बी लाइक द क्लासरूम। वहाँ पे आपको इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। यू कैन हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। फाइन, ऐसा नहीं है कि आपको सब्सक्रिप्शन दिला के कोई एक ही कोर्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आप जितने भी कोर्सेज लेना चाहते हैं सब कोर्सेज ले सकते हैं। फाइन, वट एवर यू वॉन्ट। देन द रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस वुड हेल्प यू टू सॉल्व योर क्वेरीज। आपको जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। फाइन, द कवरेज ऑफ योर सिलेबस वुड बी टेकन केयर बाय अनअकैडमी। देन द स्टडी मटेरियल वुड बी प्रोवाइडेड इन videos as well as PDF format. Answer writing sessions would make your answers of good quality. Fine, आप answers लिख रहे हैं, that doesn't matter. It is like everybody else is also writing the answers, but the quality of your answers is basically, it is what that is checked. Okay, तो आपके आंसर्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसेंस लाने के लिए आप आंसर राइटिंग सेशंस को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू आपको एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगी सो दैट यू कुड वर्क ऑन योर लैंग्वेज वाइल राइटिंग द आंसर्स। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, ठीक है, इसमें आपको चेक भी करना है कि आप सिर्फ तैयारी ही कर रहे हैं या फिर रिजल्ट भी दे पा रहे हैं। तो उसको चेक करने के लिए आपको लाइव टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने को मिलेगी, जिसमें आप टाइम टू टाइम ऑल इंडिया लेवल पर कॉम्पीट करेंगे वो सारे बच्चों से जो ये टेस्ट दे रहे हैं। ओके, एंड you will be able to analyze your performance positively. Along with that you will be getting the all India rank, जिसके बेसिस पर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लाई करते हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में। ओके, थ्रू आउट दिस प्रोसेस इफ़ यू हैव एनी इशू, इफ़ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, देन फॉर दैट पर्पज़ वी आर प्रोवाइडिंग यू अ ब्रिज। जो मेंटोर्स हम प्रोवाइड करेंगे अनअकैडमी की तरफ से, वो आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं फाइन उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एंड ही और शी विल गाइड यू थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस। इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, आपको हम स्टार्टिंग से ओके डे 1 फ्रॉम वेयर द स्ट्रक्चर्ड बैचेस विथ टॉप एजुकेटर्स वुड बी हेल्ड to the end point of your journey, that is the interview preparation. An academy would be standing with you, it would be tracking your preparation and your performance. Fine, you don't have to worry about anything. If you are comfortable in English, Hindi or bilingual, anyhow an academy would provide you the kind of comfort that you want in the language areas. Fine, आपको लैंग्वेज की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एन अकेडमी, एंड ऑल्सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्टडी इन द डे टाइम, देन द लेट नाइट बैचेज आर ऑल्सो देयर फॉर दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. The students who are willing to join an academy, they can go for subscription. And अगर आप 2 साल पहले से भी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं सो दैट यू हैव मोर एंड मोर चांसेस ऑफ एंटरिंग इनटू दिस एग्जामिनेशन, तो 2 ईयर बैचेस भी उतने ही एफिशिएंटली पढ़ाए जाएंगे जितना कि आपको 1 साल में सिखाने को मिलेगा. Fine, then the syllabus coverage is not something that you have to worry about. Also, the resources of all the optionals that the students are ऑप्टिंग आउट, उनके लिए सारे के सारे रिसोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेंगे. फाइन, आपके जितने भी टेस्ट फॉर्मेट है, प्रीलिम्स, मेंस, ऐसे, आंसर राइटिंग, डेली करंट अफेयर्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ओके, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें अनअकैडमी ही संभालेगा. फाइन, देन देयर वुड बी परफॉर्मेंस एनालिसिस एज वेल. डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस के थ्रू आप जज कर पाएंगे खुद को. और ये सारी जो चीज़ें हैं, यू कैन अवेल ऑल दोज बेनिफिट्स बाय गेटिंग सब्सक्रिप्शन ऑन अन अकेडमी. ओके, आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग टू यूज़ द कोड सिंपल YT so that you can get 10% extra off. An Academy's Champions Conclave is a session in which all the toppers of UPSC 2019 will be guiding you. They will be providing you with tips, tricks, tactics, strategies and plans that they have used so that they could crack this exam. Okay, you will be guided by the ones who have already cracked the exam. So this is also an important event to attend. Okay, this is free of cost, free to attend conclave, and you can go and watch these at 10 a.m. to 12 a.m.
T20 करेंट अफेयर्स एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें 7:30 पे आपको 20 क्वेश्चन की एक सीरीज़ दी जाएगी जो आपको 20 मिनट्स में सॉल्व करके देनी है. एट द एंड ऑफ दिस टेस्ट यू विल बी गेटिंग टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड. ठीक है, उस रिपोर्ट कार्ड के थ्रू आप खुद को जज कर पाएंगे कि आप जो भी इवेंट्स हैं जो इंडिया या इंडिया के बाहर चल रही हैं आप उनसे कितने ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं एंड हाउ मच यू आर एबल टू ग्रास्प. ठीक है, तो उसके लिए ये आपको डेली टेस्ट करना पड़ेगा. नाउ द लिंक्स टू आवर चैनल आर गिवन बिलो. यू कैन गो टू आवर डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक ऑन दोज लिंक्स. वहाँ पे ना कि आपको सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, उसके अलावा जो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बाकी कंटेंट जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मिलेंगी. जैसे तो मोटिवेशनल वीडियोस, देन ऑल्सो द करंट अफेयर्स, then the daily news analysis, and also the ongoing examinations which are conducted by this UPSC. वो सारी information आपको हमारे पेज पर मिल जाएंगे. Okay, so the links to our YouTube, Telegram and Facebook are given below. Go and join them. Now we are studying about रॉबर्ट क्लाइव. जब मैंने आपको गवर्नर जनरल पढ़ाया था मैंने उसमें आपको रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताया था. ओके, तो ही वॉज लाइक द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है, तो फर्स्ट एडमिनी थे. तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे ही वॉज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी गेटिंग कंट्रोल ऑफ बंगाल, दस लीडिंग टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द एंटायरिटी of Indian subcontinent later on. So it can be said that Clive laid the foundations of British Raj in India. तो क्लाइव इम्पॉर्टेंट क्यों है, इतना पढ़ना उनको इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि क्लाइव वॉज द गवर्नर जिनके रूल में जब वो यहाँ पे रूल कर रहे थे, फाइन, जब वो यहाँ पे गवर्नर थे, गवर्नर की पोस्ट पे थे, उसी टाइम पे ब्रिटिश राज स्टैब्लिश होना स्टार्ट हुआ था. ही वॉज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी गेटिंग कंट्रोल ऑफ बंगाल. मैंने आपको बताया जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उसी के बाद से ही तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू हो गया था. तो उससे पहले जो गवर्नर थे, उस टाइम पे जो गवर्नर थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे. उन्होंने ही स्टैब्लिश करके दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी पावर उनके पास थी. Okay, now we are studying who was Clive, like who exactly was he. Clive, he was like 29 September 1725 to 22 November 1774. ये उनका लाइफ हो गया. Was the first British governor of Bengal presidency. तो क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ. बैटल ऑफ प्लासी में क्या मांगा उन्होंने, बंगाल की ज़मींदारी मांगी थी. पूरी दीवानी के जो राइट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास लेना चाहती थी. फाइन, उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला को हराने के बाद उन्होंने बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया था. एंड ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ही बिगैन एज अ राइटर. अब जो उनकी लाइफ थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में डायरेक्ट गवर्नर एज गवर्नर ज्वाइन नहीं किया था. वो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर बने ज़रूर थे बैटल ऑफ प्लासी के बाद, लेकिन उन्होंने एज राइटर स्टार्ट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में. ओके, who established the military and political supremacy of East India Company by securing a decisive victory at the Battle of Plassey in Bengal. ठीक है, आपको पता है बैटल ऑफ प्लासी के ही बारे में हम बात कर रहे थे कि बैटल ऑफ प्लासी की वजह से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है वो स्टार्ट कर दिया था. ही वॉज बॉर्न इन 17, अब हम उनकी लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं. ओके, ही वॉज बॉर्न इन 1725 इन इंग्लैंड. ही अराइव्ड इन फोर्ट St. George, Madras in 1744 to work for East India Company as a factor और company agent. ठीक है, वो एक सिंपल से कंपनी एजेंट थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो एज राइटर उन्होंने स्टार्ट किया था. ही एनलिस्टेड इन द कंपनी आर्मी वेयर ही वॉज एबल टू प्रूव हिज एबिलिटी. He earned great fame and praise for his role in Siege of Arcot, which saw a British victory against the larger forces of Chanda Sahib, the Nawab of Karnataka, and French East India Company's forces. He is also known as Clive of India. फाइन, तो उनका जो एक सीज ऑफ आर्कुट, ठीक है, आर्कुट नाम की जगह थी, वहाँ पे उन्होंने जिस तरीके से हैंडल की थी चीज़ें, तो जब फोर्सेस जो थे चंदा साहिब के, उनके थे, नवाब ऑफ कर्नाटक थे वो उस टाइम पे, वो और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी,
ठीक है, आपको पता है कि जो यूरोपियन पावर्स इंडिया में रहती थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो उनके काफ़ी अगेंस्ट रहती थी. दे डू नॉट लाइक द ईस्ट इंडिया कंपनी डजंट वांट एनी अदर यूरोपियन पावर टू ट्रेड इन इंडिया. दे वांट द मोनोपोली. तो वो उनको मिल ही चुकी थी, लेकिन अब उस मोनोपोली को और ज़्यादा पावरफुल करने के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें की. ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ. उसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव है, उसको बेसिकली वो जब उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उनकी जो पहली जीत थी, उसकी वजह से उनको काफ़ी प्रेज किया गया था, जैसे कि सीज ऑफ आर्कुट के लिए. ठीक है, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज क्लाइव ऑफ इंडिया. अब उन्होंने इंडिया में क्या क्या काम किए वो हम देखते हैं. उनका इनिशियल स्टे इंडिया में 1744 से लेकर 1753 तक था. ठीक है, वो 2 बार इंडिया आए थे. उनके काम से इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी. फाइन, तो उनको 2 बार इंडिया भेजा गया था. ही वॉज कॉल्ड बैक टू इंडिया इन 1755 टू एंश्योर ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन सब कॉन्टिनेंट अगेंस्ट द फ्रेंच. ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो बाकी यूरोपियन पार्ट्स थी, ठीक है, उनको कैसे भी डिक्लाइन करने की कोशिश की जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, क्योंकि दे वांट द सोल राइट टू ट्रेड इन इंडिया. दे वांटेड टू रिमेन द सोल फॉरेन पावर. ठीक है, सोल पावर जो थी वो खुद लेना चाहते थे, तो उसके लिए वो फ्रेंच के अगेंस्ट गए, उनसे वॉर किए. अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ये चाहती थी कि रॉबर्ट क्लाइव आए इंडिया में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सुप्रीमेसी को आगे बढ़ाएं. फाइन, उसको स्टैब्लिश करें इंडिया में. तो उसके लिए उनको फ्रेंच से लड़ाई करनी थी. ही बिकेम डेप्यूटी गवर्नर ऑफ फोर्ट सेंट डेविड एट कोदालूर. In 1757, Clive, along with Admiral Watson, was able to recapture Calcutta from Nawab of Bengal, Sirajudollah. ठीक है, तो हमने सिराजुद्दौला के बारे में बात की थी. तो उनको बैटल ऑफ प्लासी में हराकर उन्होंने बंगाल को कैप्चर कर लिया था. इन द बैटल ऑफ प्लासी द नवाब वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटिश डिस्पाइट हैविंग अ लार्जर फोर्स. क्लाइव डिलीवर्ड अ डिसाइसिव. ये जो विक्ट्री थी, हमने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा था, उसमें हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि क्लाइव जो थे उन्होंने डिप्लोमेसी यूज़ की थी. कैसे यूज़ की थी? जो सिराजुद्दौला थे उन्हीं का जो कमांडर इन चीफ था मीर कासिम. ठीक है, तो जो उनका जो कमांडर इन चीफ था उसको ही उन्होंने ब्राइव दिया कि आप अगर हमारा साथ देते हैं या फिर आप अगर न्यूट्रल टर्न हो जाते हैं, फाइन, अगर आप सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ाई नहीं करेंगे तो सिराजुद्दौला को कैप्चर करने के बाद हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे. ये उन्होंने डिप्लोमेसी की, लाइक दिस वाज अ बेट जो उन्होंने दिया था. उस टाइम पे कमांडर ऑफ चीफ थे, तो कमांडर इन चीफ जो सिराजुद्दौला के थे उन्होंने फाइट ही नहीं किया. तो इस बिट्रेयल की वजह से सिराजुद्दौला हार गए थे बैटल ऑफ प्लासी. नाउ क्लाइव डिक्लेयर्ड अ डिसाइसिव इंग्लिश विक्ट्री बाय इंक्लूडिंग द नवाब्स आर्मी कमांडर मीर जाफर. ओके, ही वॉज नॉट मीर कासिम. मीर कासिम मीर जाफर के सन इन लॉ थे. मीर जाफर जो थे, मीर जाफर को ही ये एक तरीके से मैं बोलूँ उनको ब्राइब दी गई थी कि हम आपको नवाब बना देंगे बंगाल का अगर आप लड़ाई नहीं करते उनकी तरफ से. क्लाइव वॉज ऑल्सो एबल टू कैप्चर सम फ्रेंच फोर्ट्स इन बंगाल. फॉर दीज एक्सप्लॉयट्स रॉबर्ट क्लाइव वॉज मेड लॉर्ड क्लाइव बैरन ऑफ प्लासी. ठीक है, बैरन ऑफ प्लासी किसको बोलते हैं हम? लॉर्ड क्लाइव को. मतलब जो क्लाइव है उनको ही हम बैरन ऑफ प्लासी बोलते हैं. As a result of this battle, the British became the paramount power in the Indian subcontinent. Bengal became theirs, and this greatly increased the company's fortunes. ठीक है, अब जो बंगाल की पूरी जो भी ज़मींदारी थी वो अब आ गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास. जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही जाता था. अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ये चाहती थी कि वो जो भी रूलर, जो भी नवाब बंगाल का बने, वो उनका पपेट रूलर की तरह यूज़ कर सके. फाइन, तो अब क्या हुआ था, यही उनकी बेसिक जो आइडिया था वो यही था कि आप पपेट रूलर बंगाल में इंस्टॉल कर दें जो उनकी बात माने, उनके ही विल से सारी चीज़ें होनी चाहिए बंगाल में. दिस ऑल्सो ओपनड अप अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया टू द ब्रिटिश एंड फाइनली लेड टू द राइज ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया. फॉर दिस रीजन रॉबर्ट क्लाइव इज ऑल्सो नोन एज कॉन्करर ऑफ इंडिया. ठीक है, इनको काफ़ी सारे नाम से बुलाया जाता है. क्लाइव ऑफ इंडिया, then Clive is also, Lord Clive is also known as Baron of Plassey, then Conqueror of India, and he was also considered as the person who established British Raj in India. So his rule in Bengal, Robert Clive was the governor of Bengal from 1757 to 60 and from 1765 to 67. फाइन, ये इनका जो
टाइम पीरियड था जब उन्होंने रूल किया था 1757 से, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 60 तक रूल किया, फिर उन्होंने 65 से 67 तक इनका रेन था। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टेन्योर एज बंगाल्स गवर्नर अंडर द मीर जाफर करप्शन वॉज रैम्पेंट। ठीक है, करप्शन काफ़ी था इनके टाइम पे। जब ये गवर्नर थे ना बंगाल के, तब उस टाइम पे बहुत भयंकर करप्शन था। द कंपनी सोल एम वॉज मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू एट द एक्सपेंस ऑफ द पेसेंट्स। वो कितना भी रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, ठीक है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जो पेसेंट्स और फार्मर्स थे उनका काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, फाइन, बट द कंपनीज sole aim was maximizing its revenue collection. He amassed a great personal fortune in India and returned to Britain in 1760. ठीक है, इनके पास बहुत सारी वेल्थ कलेक्ट हो गई थी इंडिया में, और 1760 में जब वो लौटे तब वो काफ़ी सारा वेल्थ लेके पहुँचे थे। ओके, उनका जो पर्सनल फॉर्च्यून था, जो उनके पास पर्सनल प्रॉपर्टी थी, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ वेल्थ, वो जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। और ये लेके जब वो ब्रिटेन पहुँचे तो क्या हुआ, सी उसकी एक स्टोरी भी है कि मतलब एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ठीक है, क्योंकि लाइक उनके ऊपर एक मुकदमा भी चलाया गया था वहाँ ब्रिटेन में, इसी की वजह से कि उनके पास जो जो पर्सनल वेल्थ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी लगे थे। So he returned to India in 1765 as governor and commander-in-chief of Bengal again. At this time, there was widespread corruption in the company. So Clive forbade the company's employees for engaging in private trade. He also barred them from accepting gifts. He started a society of trade in 1765, but it was later abolished. मीर जाफर्स सन इन लॉ मीर कासिम हैड असेंडेड द थ्रोन ऑफ बंगाल। अब कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स थे, जैसे कि वो 1765 में लौट कर आए। जब वो आए यहाँ पे तो उनका जो रूल था उसमें काफ़ी करप्शन था। जब वो कंपनी चला रहे थे काफ़ी ज़्यादा करप्शन था, तो उन्होंने क्या किया, इस करप्शन को डील करने के लिए जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे उनसे मना कर दिया कि आप प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, साथ ही जो गिफ्ट्स हैं आप उनको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ सोसाइटी ऑफ ट्रेड इन 1765, लेकिन वो भी ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाया, उसको बंद करना पड़ा। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, जो मीर जाफ़र थे, ठीक है, वो अपोजिशन में खड़े हो गए थे कि मैं आपका पपेट नहीं हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने बोला मैं आपका पपेट नहीं हूँ, एंड ही वॉज नॉट हैप्पीली डूइंग ऑल द थिंग्स विच ही वॉज ऑर्डर्ड टू डू बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसीलिए उन्होंने मीर जाफ़र को हटा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उसकी जगह उनके सन इन लॉ मीर कासिम को इंस्टॉल कर दिया। The Battle of Buxar was fought between British and the combined forces of Mir Qasim, Shuja-ud-Dawla, the Nawab of Awadh, and Mughal Emperor Shah Alam II. The British won this battle. ठीक है, उन्हीं के टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ, फाइन। As a result of this battle, the Diwani right to collect revenue of Bengal, Bihar and Odisha was granted to British by Mughal Emperor in return for annual sum of money and Allahabad and Kora districts. Robert Clive, who could have had Awadh as well, refrained from annexing it. See, मैंने आपको बताया था कि वो अवध ले सकते थे, फाइन। जब उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर किया तो उसमें भी हार हो गई थी। तो जो हार हुई उसमें मीर कासिम, शुजा-उद-दौला जो अवध के उस टाइम पे नवाब थे, और मुग़ल एम्परर शाह आलम, ठीक है, तो ये तीनों थे। इन्होंने अलायंस फॉर्म किया था जो कि हार गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब जब ये बैटल हो गया तो पहली चीज़ तो ये थी कि उनका जो दीवानी थी वो पूरी बंगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आई गई थी ऑलमोस्ट, उसके साथ साथ बिहार और उड़ीसा की भी आ गई। अब क्या हुआ, जो इलाहाबाद है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मनी कलेक्ट किया गया। वॉर इंडेमिनिटी मैंने आपको बताया था, उसके थ्रू काफ़ी सारा मनी कलेक्ट किया गया। एंड ऑल्सो रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने जब वॉर जीत लिया था तो वो अवध को भी अपने कंट्रोल में ले सकते थे ना, लेकिन नहीं, उन्होंने अवध को अपने कंट्रोल में नहीं लिया, क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जो बाकी फॉरेन इन्वेडर्स थे उनका भी काफ़ी ज़्यादा अटैक होता था। तो अगर वो उस पर्टिकुलर टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले लेते तो उनको जो बाकी फॉरेन पावर्स हैं उनसे भी फाइट करना पड़ता। जबकि उन जो रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका जो मेन मोटिव था वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड था, वो रेवेन्यू को वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे इंडिया में आके, ठीक है, वो इंडिया से वेल्थ ले जाना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने अवध को छोड़ दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उस टेरिटरी को वो ऑक्यूपाई कर लें, उसके बाद उनको फॉरेन इन्वेडर से भी भिड़ना पड़े।
ओके, इसलिए उन्होंने सिर्फ वहाँ के जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे, जो रेवेन्यू कलेक्शन था, वो सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली रॉबर्ट क्लाइव के इन्फ्लुएंस में रहती ही थी। ठीक है, तो दिस वाज वन स्ट्रैटेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी यूज़ करती थी ज़्यादातर टाइम्स। द निज़ामत territorial jurisdiction of Bengal remained with the Nawab. In reality, the English held this power. This was Clive's dual system where the company was the Diwan and the Nawab held the Nizamat. अब क्या था ये ड्यूअल सिस्टम जो था, जो बहुत फेमस था। ड्यूअल सिस्टम मतलब ये था कि जो निज़ामत राइट्स हैं, ठीक है, बाकी सारे राइट्स जो जो भी पॉलिटिकल राइट्स है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स है, फाइन, आपको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जो भी आपकी जो टेरिटरी है वहाँ पे जितने भी बाकी सारे राइट्स है वो होते थे जो वहाँ के नवाब होते थे उनके पास। और दूसरा जो जितने भी ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें होती थी, रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें होती थी, टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें होती थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आता था। तो ये ड्यूअल सिस्टम था कि आपकी पावर ये है, आप कॉमर्स और ट्रेड के जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे कंट्रोल रखेंगे, और जो नवाब था वो सिर्फ नाम का नवाब था, आप सिर्फ पॉलिटिकल और जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स है, जो आपके टेरिटरी में जो भी चीज़ें हो रही हैं आप उनको कंट्रोल कीजिए। फाइन, सो दिस वाज ड्यूअल सिस्टम ऑफ लॉर्ड क्लाइव ओनली. He has been denounced by many in India for atrocities he heaped upon its peasantry by imposing high taxes and forcing them to cultivate only cash crops leading to famines. Robert Clive faced censure in first of all, वो जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनको काफ़ी ज़्यादा उनसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट थे लोग, क्योंकि उस टाइम पे वो जो पेसेंट्स और फार्मर्स को जितना ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ दे सकते थे उन्होंने दी थी थ्रू हाई टैक्सेस बाय आस्किंग फॉर मोर एंड मोर रेवेन्यू। जब ज़्यादा से ज़्यादा वो रेवेन्यू अगर चाहते थे और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें, ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करवाते थे जो कि सिर्फ कैश क्रॉप्स हो, जिनको सिर्फ बेचा जा सके और उनसे पैसे कमा सके, ठीक है, वो ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करवाते थे फार्मर्स को प्रेशराइज करके। तो इसकी वजह से जो भी फूड क्रॉप्स थे, ठीक है, जिससे फूड जनरेट होता था, जिससे लोगों का पेट भरता था, वो सारे क्रॉप्स उस टाइम पे ग्रो करना बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे फेमाइंस आ गए थे। फाइन, रॉबर्ट क्लाइव फेस्ड सेंसर इन England upon his return due to mass amount of personal fortune he accumulated during his stay in India. मैंने आपको बताया था कि उनके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया था कि आपके पास इतनी सारी वेल्थ कैसे आ गई, ठीक है। ब्रिटेन जब वो पहुँचे थे, जब वो बहुत सारा पैसा लेके पहुँचे ब्रिटेन, तो उनकी वेल्थ पर क्वेश्चन करने लगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो, और इसी के लिए उनके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया था। तो ये जब मुकदमा चला हुआ था उससे उनको बरी तो कर दिया गया था, लाइक ही वॉज फ्री फ्रॉम ऑल द अक्यूजेशंस, लेकिन फिर भी उनका ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सुइसाइड कमिट कर लिया था। ओके, सो आई गेस दिस वॉज ऑल अबाउट रॉबर्ट क्लाइव। हमने ये चीज़, मतलब पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि 1757 से लेकर 1760 तक रॉबर्ट क्लाइव ने रूल किया। फर्स्ट जो बंगाल के गवर्नर बने थे वही बने थे बैटल ऑफ प्लासी के बाद। फिर क्या हुआ, जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनको दोबारा से बुलाया गया 1765 से लेकर 1767 तक वो इंडिया में रुके। इस दौरान उन्होंने जो पेसेंट्स और फार्मर्स थे उनसे काफ़ी ज़्यादा हाई टैक्सेस कलेक्ट किए, उनको जो फूड क्रॉप्स थे उनको वो नहीं उगाने दिए और कैश क्रॉप्स को उगाने को बोला, फोर्स किया, जिसकी वजह से फेमाइंस के कंडीशंस जनरेट हो गए थे। एंड ऑल्सो ही डेवलप्ड दिस ड्यूअल सिस्टम, जिसके बेसिस पर क्या होता था, जितने भी कॉमर्शियल राइट्स थे, फाइन, जितने भी दीवानी के राइट्स थे, रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन के राइट्स थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होते थे। और बाकी जो निज़ामत राइट्स होते थे, ठीक है, लोगों को कैसे कंट्रोल करना है और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके कैसे सॉल्व करनी है, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारी चीज़ों को कौन संभालता था, जो नवाब था वहाँ का, जो किंग या रूलर हुआ करता था वो, ठीक है। तो ये दो चीज़ों के लिए रॉबर्ट क्लाइव को काफ़ी याद किया जाता है, याद एज इन उनको इन्हीं चीज़ों की वजह से जाना जाता है। ओके, सो आई गेस दिस वॉज ऑल अबाउट रॉबर्ट क्लाइव। हम जितना कवर कर सकते थे, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उनसे रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दी है इस वीडियो में। वी विल ऑल्सो बी स्टडिंग अबाउट सम इम्पॉर्टेंट गवर्नर्स, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए डिटेल में। बाकी सारी की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि ये मतलब टाइम पीरियड के साथ मैंने आपको बताया था कि ये गवर्नर्स हैं, वो इन्होंने इस पीरियड में रूल किया था। फाइन,
So I guess this was it for today. I hope you would like the video, and thanks a lot.